मॉर्निंग दोस्तों। तो अपने कल के वीडियो के बाद आज हम अपने उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि कल आपने देखा कि हमने मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जो था अपना, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, थोड़ा सा डिस्कशन शुरुआत में हमने किया था। तो आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे और कुछ और भी चीजें जानेंगे, कुछ और नई चीजें भी समझेंगे। तो कल के डिस्कशन के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का पार्ट, दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट 2। मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट 2। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन फ्रॉम टुडे। मिनरल न्यूट्रिशन पार्ट 2 में आज हमारा डिस्कशन शुरू होना है बेटा सबसे पहले एसेंशियल मिनरल एलिमेंट से। तो स्टार्ट करते हैं एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स का डिस्कशन। जैसा कि मैं कल आप लोगों को बता चुका हूं कि एसेंशियलिटी जो है मिनरल एलिमेंट्स की वो अलग अलग है। कैसे हम एसेंशियलिटी को डिसाइड करते हैं, क्या हम जानते हैं इसके बारे में। तो आइए मैं आपको एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बातें क्लियर करूंगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी प्लांट टिश्यू लेते हैं, प्लांट टिश्यू, इट कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम और लीफ। अगर आप प्लांट टिश्यू लेते हैं और थोड़े टाइम में इसको आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो आप कहेंगे कि इसमें से H2O रिलीज हो जाएगा, इज इट। उसके बाद जो मास आपके पास मिलेगा दैट इज नोन एज ड्राई वेट, दैट इज नोन एज ड्राई वेट। इस ड्राई वेट में अगर आप फर्दर इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे और अधिक गर्म कर देते हैं तो आप कहेंगे कि इसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर, समझ लीजिए, इसके अंदर से ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो इवेपोरेटेड, ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो इवेपोरेटेड। ऑर्गेनिक मैटर डायरेक्ट इवेपोरेट नहीं होते, ये होते हैं इवेपोरेट एज CO2, CH4, NH3 इन फॉर्म्स में इवेपोरेट होते हैं। और इन सब के बाद जो रिजल्टेंट चीज बचेगी दैट इज नोन एज ऐश, राख। आप जानते हैं ये जो ऐश है ये केवल इनऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। किससे बनी हुई बेटा? इनऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। बाद में अगर आप इस ऐश की केमिकल एनालिसिस करते हैं, फर्दर सपोज कीजिए कि आपने इसकी केमिकल एनालिसिस कर दी, तो आप देखेंगे केमिकल एनालिसिस के बाद कि इट कंटेन मोर देन 60, एनसीईआरटी में लिखा है 60 से ज्यादा, मोर देन 60 एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट होंगे? मोर देन 60 एलिमेंट्स। अदर बुक्स इज दैट 92 एलिमेंट्स प्रेजेंट, लेकिन हम दोनों बातों को जान सकते हैं। 92 एलिमेंट्स कहें, मोर देन 60 कहें, एनसीईआरटी का डेटा है, इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। यह भी ध्यान देने वाली बात यहां है कि एलिमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड, इंफॉर्मेशन टू मेक इट एज स्टार, एलिमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड as low as अगर हम कहते हैं कि हम बहुत कम मिनरल्स को भी ट्रेस कर सकते हैं तो यहां पर ये है 10⁻⁻8 ग्राम पर माइक्रोलीटर। हम इस कंसंट्रेशन पर भी मिनरल को ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि हम बहुत कम कंसंट्रेशन में भी मिनरल अगर है तो भी उसके बारे में पता लगा सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं कि कहां है वो, क्या है। जब हमने ये सारी चीजें देखी और 60 एलिमेंट्स से ज्यादा के बारे में जब हमने बात की तो हमें पता चला कि इसमें से कुछ एलिमेंट्स तो सभी जगह पाए जाते हैं लेकिन कुछ केवल स्पेसिफिक प्लांट्स में ही होते हैं। सो आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू एज मोर देन 60 एलिमेंट्स। जैसा कि हम अभी देख रहे थे, है ना बेटा, कि 60 से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो उसमें से स्टोरी क्या है। इसमें से हमने ये कहा कि 30 तो कांस्टेंट है,
कांस्टेंट से मेरा मतलब हर जगह प्रेजेंट से है। इन ऑल सैंपल्स आई हैव रिटन दैट इन ऑल सैंपल्स व्हाइल रेस्ट more than 30 are variable, more than 30 are variable, ये कहीं है कहीं नहीं है, मतलब in some samples, ये कुछ ही सैंपल में आपको मिला करेंगे बेटा। तो ये जो 30 कांस्टेंट है इसमें से हम अब अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें से 17 एलिमेंट्स जो हैं, कितने 17 एलिमेंट्स, जो 17 एलिमेंट्स हैं इन्हें हम एसेंशियल एलिमेंट्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल देम एज एसेंशियल एलिमेंट्स। और जो बच गए 13 एलिमेंट्स जो बच गए ये काम तो करते हैं, फंक्शन प्ले करते हैं, बट दे आर नोन एज नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। They are known as non-essential elements. ये 17 जो हैं वो elements essential कहलाएंगे, ठीक है, और 13 elements जो हैं वो क्या कहलाएंगे, non-essential criteria में रखे जाएंगे। One thing I am clear and wanted to make you also very clear related to this is these 17 elements, if you come to this part and understand about these 17 elements, what you find is they are generally lies into two categories. 17 elements can lie into two categories, and these are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, potassium, magnesium and calcium. This is one category of 9 elements, and other category is iron, copper, zinc, manganese, boron, chlorine, molybdenum and nickel. Nine here and 8 here. Total there are 16 elements. Nickel added in 1984, पहले इस लिस्ट में केवल 16 एलिमेंट्स थे, बाद में निकल के जोड़े जाने के बाद एलिमेंट्स की टोटल नंबरिंग हो गई 17। तो टोटल 17 एलिमेंट्स हैं, आप इन्हें याद करें, अलग अलग कैटेगरीज के आप निमोनिक्स बना सकते हैं, CHONS, PKMgCa, iron, copper, zinc, manganese, boron, chlorine, molybdenum and nickel. Okay, so there is one question in our basis is that how we can say some elements as essential and how cannot. कुछ elements essential हैं तो क्या क्राइटेरिया है, ऐसा क्या है जिससे वो essential कहे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वो वाला डिस्कशन कि अगर हम से कोई पूछे कि क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी क्या है तो हम क्या बताएंगे। हियर वी आर, दैट इज क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। एज आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस दैट criteria for essentiality was proposed by Arnon and Stott 1839। अर्नॉन एंड स्टाउट ने 1839 में पहली बार क्राइटेरिया प्रेजेंट किया कि कौन से एलिमेंट एसेंशियल है और कौन से एलिमेंट एसेंशियल नहीं। सो कम टू दैट पार्ट, व्हाट आर दीज क्राइटेरिया। फर्स्ट, एलिमेंट मस्ट बी criteria is that the element must be specific and not replaceable। उस एलिमेंट को कोई रिप्लेस ना कर सके, वो एलिमेंट अपने रोल को लेकर के पूरी तरीके से स्पेसिफिक हो और नॉट रिप्लेसेबल हो। वो एलिमेंट स्पेसिफिक हो और नॉट रिप्लेसेबल हो, ये पहला क्राइटेरिया।
दूसरा क्राइटेरिया है विदाउट दैट एलिमेंट, विदाउट दैट एलिमेंट growth and reproduction inhibited। यानी मेरा कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि प्लांट की लाइफ में दो लाइफ साइकिल इवेंट्स मेनली हैं, पहला वेजिटेटिव ग्रोथ, दूसरा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। सो वी हैव हियर एक्सप्लेन्ड बोथ, फर्स्ट इज vegetative growth and second is reproduction. These both are inhibited without that elements. And the third most important is it must have direct role in structure और function। मतलब ये एलिमेंट स्ट्रक्चर में या फंक्शन में, मेटाबॉलिज्म लिखा है एनसीईआरटी में, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि ये एलिमेंट्स एसेंशियल हैं। एसेंशियलिटी के क्राइटेरिया हैं, पहला कि वो स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरा नॉन रिप्लेसेबल होना चाहिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को उसके बिना होने ही नहीं देना है, डायरेक्ट रोल होना चाहिए उसका। ये सारी बातें रहेंगी, तभी कहा है अर्नॉन एंड स्टाउट ने कि तब वो एलिमेंट एसेंशियल माना जाएगा। और इस क्राइटेरिया से देखने पर ओनली 17 एलिमेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट, ओनली 17 एलिमेंट्स क्वालिफाई दीज क्राइटेरिया। केवल 17 एलिमेंट्स ही हैं जो इस क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर पाते हैं और एसेंशियल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे, हम इन एलिमेंट्स की फर्दर स्टडी आगे समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन of essential mineral elements। So essential mineral elements के क्लासिफिकेशन क्या है, फर्दर ग्रुपिंग्स क्या हैं, हम इन बातों पर बात करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप दो चीजें समझ लें। पहली तो ये चीज समझ लें कि बेसिस क्या है हमारे क्लासिफिकेशन। इट कैन क्लासिफाई by 3 bases। ये 3 बेसिस पर क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहला हमने लिखा बेस्ड ऑन अमाउंट। ध्यान दीजिए आप लोग कि बेस्ड ऑन अमाउंट के बेसिस पर अगर हम चाहें तो एसेंशियल मिनरल एलिमेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन दिस बेसिस essential mineral elements are of two types. First is known as macro elements and second is known as micro elements। macro elements and micro elements, ठीक है बेटा। ये जो मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स दोनों हैं, इनके बारे में भी समझिए बातों को, ध्यान दीजिए कि क्या है ये। तो अगर आप देखेंगे मैक्रो एलिमेंट्स में, तो मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि जिन भी एलिमेंट्स की कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि अगर उस एलिमेंट की कंसंट्रेशन 10, समझिए पहले 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर, 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर से ज्यादा है अगर, तो वो मैक्रो एलिमेंट होगा। यानी 1 किलोग्राम ड्राई मैटर लेंगे तो उसमें उसकी कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल से अगर ज्यादा है तो मैक्रो, और अगर उसी की कंसंट्रेशन लेस देन 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे, माइक्रो एलिमेंट्स। अगर लेस हुआ तो माइक्रो, मोर हुआ तो मैक्रो,
थ्रेशोल्ड वैल्यू आप समझ ही गए होंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू इज 10 मिलीमोल पर किलोग्राम ऑफ ड्राई मैटर। ओके, और भी बातें हैं। मैक्रो एलिमेंट्स जनरली स्ट्रक्चरल इन नेचर होते हैं। स्ट्रक्चरल इन नेचर कहने का मतलब मेरे ये है कि ये प्लांट्स में स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन माइक्रो एलिमेंट्स जो होते हैं वो फंक्शनल इन नेचर होते हैं। एंजाइमों को एक्टिवेट करेंगे, फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करेंगे, मेटाबॉलिज्म में रोल होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स की एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये है कि जनरली डू नॉट बिकम टॉक्सिक। जनरली डू नॉट बिकम टॉक्सिक इन हायर कंसंट्रेशन। अगर आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो ये जनरली टॉक्सिक नहीं होंगे, लेकिन माइक्रो एलिमेंट्स जनरली टर्न टॉक्सिक एट हायर कंसंट्रेशन। जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ती है माइक्रो एलिमेंट्स टॉक्सिक हो जाते हैं। मैंने आपको दो लिस्ट अभी बताई थी, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाली, दूसरी तरफ आयरन कॉपर जिंक वाली। मैक्रो एलिमेंट्स के जो एग्जाम्पल हैं वही 9 हैं। यहां पर एक बात मैं जरूर ऐड कर दे रहा हूं, ध्यान दे दीजिएगा। 9 इन नंबर्स, ये संख्या में 9 होते हैं, और ये होते हैं 8 इन नंबर्स। कितने हैं? संख्या में 8, संख्या में 9। मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट्स की ये खास बात है। अगर आप मैक्रो एलिमेंट्स के एग्जांपल लिखेंगे तो वो ये रहे एग्जांपल, देखिए जरा। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम and calcium. Okay, micro elements can be exemplified: iron, copper, zinc, manganese, boron, chlorine, molybdenum and nickel. These are 8 in micro list and these are 9 in macro list. Okay, आगे बढ़ते हैं। This is one basis on which we can classify essential mineral element, that is based on amount. But when we use another basis based on function, what we can have based on function, we can classify essential mineral element in 4 categories. How many? 4 categories. See, I have mentioned here, according to NCERT content, 4 categories possible. पहली कैटेगरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, स्ट्रक्चरल और फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरल और फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि these are structural and framework elements. They form structure. They form actually structure. Structure can be membrane and other things. Examples are carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus. These are structural element, framework elements कहलाते हैं। ये structures बनाते हैं। Come to second part. हम यहाँ पर बात कर रहे थे energy related elements. These are energy related elements. ये वो elements हैं जो एनर्जी को बनाने और उसे स्टोर करने का काम करते हैं। मेनली बनाने और स्टोर करने का काम एनर्जी के इनका है। सो हमने कहा कि एनर्जी रिलेटेड एलिमेंट्स में अगर हम बात करें तो 2 एलिमेंट्स एज एग्जांपल हैं। वन इज मैग्नीशियम एंड सेकंड इज फास्फोरस। मैग्नीशियम अगर आप देखें तो मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल है, इस वजह से फोटोसिंथेसिस में काम करता है,
एटीपी बनाता है। फॉस्फोरस इन NADP ATP, आपको मालूम होगा फॉस्फेट रिच बॉन्ड्स बनते हैं, फॉस्फोरस ही वो एनर्जी स्टोर कर सकता है। तीसरा, एंजाइम एक्टिवेटर या इनहिबिटर, ऐसे एलिमेंट्स जो एंजाइमों का एक्टिवेशन या इनहिबिशन करते हैं, हम उनकी भी बात करते हैं। मेनली एग्जांपल है मैग्नीशियम, मेनली एग्जांपल है मैग्नीशियम। आप जानते हैं कि रोबिस्को जो एंजाइम है और उसके साथ पेप्केज जो एंजाइम है, इन दोनों का एक्टिवेटर कौन है बेटा? रोबिस्को ही एक्टिवेटर है। अगर आप और देखेंगे जिंक, तो आपने बहुत फेमस एंजाइम सुना होगा अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसका एक्टिवेटर कौन है? जिंक है। जिंक इज एक्टिवेटर ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज व्हाइल magnesium is activator of Robisco and Pepcase. Both Robisco and Pepcase are very much important in photosynthesis and respiration activities, while zinc is very much important in fermentation, that is anaerobic respiration. The fourth and last category based on the function is element for turgidity. ये वो एलिमेंट्स हैं जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करके टर्जिडिटी को बैलेंस करते हैं और प्लांट्स में मूवमेंट स्पॉन्सर करते हैं। आपको एग्जांपल याद होगा पोटेशियम, आपको पहले भी बताया जा चुका होगा कि स्टोमेटल मूवमेंट में रोल है इसका। स्टोमेटा को खुलने और बंद होने में जो मेन काम है वो पोटेशियम का है, और पोटेशियम इज falling into this category based on its role. ठीक है, हम दो बातों पर बात कर रहे हैं, एक तो बेस्ड ऑन अमाउंट, दूसरा बेस्ड ऑन फंक्शन। बेस्ड ऑन अमाउंट में हमने कहा मैक्रो और माइक्रो दो तरह के एलिमेंट्स हैं जिनका 10 mmol से ज्यादा कंसंट्रेशन, 10 mmol से कम कंसंट्रेशन, ये क्राइटेरिया है। फंक्शन के बेसिस पर हमने चार कैटेगरीज बनाए, 1 2 3 और 4, A B C and D. Okay, so these are ABCD categories can be easily completed in terms of, आप इनके बारे में थोड़ा याद रखें और इनके एग्जांपल्स डिक्टेट समझ लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। These can classified on one more basis and that is called as, these can classified on one more basis and this is called as based on origin. Third is based on origin. You may have heard that on the basis of origin, essential mineral elements can fall into two categories. One is mineral and second is non-mineral. Mineral and non-mineral, ऐसे सभी एलिमेंट्स जो सॉइल में से निकलते हैं, सॉइल जिनका सोर्स है, यानी which are from lithosphere. Lithosphere, you may have heard this word, lithosphere or soil, they are known as mineral, while those which are from air or atmosphere, they can be called as non-mineral elements. मिनरल के एग्जाम्पल फास्फोरस, सल्फर बेस्ट है। नॉन मिनरल के एग्जाम्पल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बेस्ट है। ध्यान रहे यहां पर एक बात कि नाइट्रोजन इज बोथ मिनरल एंड नॉन मिनरल। नाइट्रोजन क्या है बेटा? दोनों ही कैटेगरी में फॉल होती है, मिनरल में भी और नॉन मिनरल में भी। यानी नाइट्रोजन को आप अगर समझें तो दोनों ही कैटेगरीज में रख सकते हैं। वन इज इन मिनरल कैटेगरी while another one is in non-mineral category. Okay, come to next part. So this is a simple discussion related to classification of essential mineral elements. अगर हम बात करें कि इनके रोल्स क्या हैं,
तो हम अगला डिस्कशन रोल्स पर रखेंगे। रोल्स ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, रोल ऑफ एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स, हम इन्हीं पर वन बाय वन अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे बेटा। सो इन दिस लिस्ट द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। आप जानते हैं द फर्स्ट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। अब्जॉर्बेबल फॉर्म आपको अच्छे से पता है कि ये NO3 के फॉर्म में, NO2 के फॉर्म में, NH3 के फॉर्म में, NH4 प्लस के फॉर्म में, इन सभी में अब्जॉर्ब की जा सकती है। हाईली रिक्वायर्ड है, हम कह रहे हैं कि हाईली रिक्वायर्ड है, सबसे ज्यादा अमाउंट में जरूरी होती है। बेसिक आइडिया ये है कि इसके मेजर रोल्स हैं इन ऑल प्रोटीन्स। आपको याद होगा कि नाइट्रोजन जो है वो सभी जगह आपको मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको जरूर ध्यान में रखें। इन ऑल प्रोटीन्स अमीनो ग्रुप जरूर मिलेगा। नाइट्रोजन के बाद हम सेकेंड नंबर पे आते हैं, बात करते हैं फास्फोरस पर। यू मे हैव हर्ड दैट ये दो फॉर्म में अब्सॉर्ब होगा, एक तो H2PO4 के फॉर्म में और दूसरा HPO4 के फॉर्म में। इन दोनों फॉर्म में अब्सॉर्ब किया जा सकता है। तो HPO4 H2PO4 अगर दोनों फॉर्म को देखें, ये दोनों ही फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में चलते हैं, तो ये अब्सॉर्ब हो सकता है। यहां पर एक बात एनसीईआरटी में बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से है कि इन सर्टेन प्रोटीन्स एंड ऑल न्यूक्लिक एसिड्स, ये प्रेजेंट कहां है बेटा? सर्टेन प्रोटीन यानी कुछ प्रोटीनों में भी है, एंड ऑल न्यूक्लिक एसिड, ऑल न्यूक्लिक एसिड, ये उन सभी जगहों पर आपको जरूर मिलेगा। थर्ड एलिमेंट पोटेशियम है, K प्लस के फॉर्म में अब्सॉर्बेबल है। एनायन कैटायन बैलेंस में मेन रोल है। एनायन कैटायन बैलेंस में इसकी जो हम कहते हैं बात भूमिका, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अभी स्टोमेटल मूवमेंट भी समझा हुआ है। What you have heard, that is stomatal movement. Stomatal movement में भी इसका रोल आसानी से आप समझ सकते हैं। मैं अगर आगे बढ़ूं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के बाद तो हमारे पास अगला एलिमेंट है बेटा कैल्शियम। ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि Ca2 प्लस के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, सेल वॉल बनाने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में अलग अलग रोल करता है प्ले। तो इन ग्रोइंग टिप्स, आपको अच्छे से पता है कि ग्रोइंग टिप्स में सेल वॉल बनाना, मिडिल लैमेला बनाना, ये सब इसके फंक्शन रहेंगे। तो दो चीजें यहां पर मैं मार्क कर देता हूं। एक, आपको याद होगा कि मिडिल लैमेला हमने बोला कैल्शियम पेक्टेट से बनी होती है, और दूसरा आप ध्यान रखिए कि स्पिंडल फाइबर भी इसी से बने होते हैं। तो ये जरूरी आप कैल्शियम के बारे में ध्यान रखेंगे। कैल्शियम के बाद हम आते हैं मैग्नीशियम पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, Mg2 प्लस के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है। बेसिक आइडिया क्या है कि डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस में लगा है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के फॉर्म में। आप जानते हैं कि राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को जोड़े रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए भी अपना वहां पर काम कर रहा है। राइबोसोम स्ट्रक्चर और क्लोरोफिल स्ट्रक्चर दोनों बनाता है। क्लोरोफिल एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर, इन दोनों को बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका है बेटा? मैग्नीशियम का। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आयरन की बात करेंगे। Fe3 प्लस के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा जा चुका है बार बार। मैग्नीशियम भी और आयरन भी Fe3 प्लस के फॉर्म में अब्सॉर्बेबल फॉर्म है। अगर हम और बात करें तो दो चीजें हम जानते हैं, एनायन कैटायन बैलेंस जरूरी है,
रिडॉक्स रिएक्शन में रोल जरूरी है और डिटॉक्सिफिकेशन में जरूरी है। प्लांट्स के अंदर जो भी टॉक्सिक इफेक्ट्स बनते हैं उनको रिलीज करने का काम कौन करता है? आयरन करता है। आपको याद होगा बाय कैटेलेज, सेफ्टी वॉल्व एंजाइम कैटेलेज, H2O2 को डिग्रेड करने वाला कैटेलेज को किसने एक्टिवेट किया? आयरन ने। तो ये जरूर ध्यान रहे। आयरन के बाद बारी आती है मैंगनीज की। अगर आप मैंगनीज वाइज बात करें तो आप सिंपली समझ पाएंगे कि Mn2+ के फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होता है, Mn2+ के फॉर्म में। इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है जुड़ा हुआ वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और उसी के साथ साथ O2 एवोल्यूशन का रोल भी इसने संभाल रखा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा तो O2 एवोल्यूशन होगा, इलेक्ट्रॉन ड्राइव होंगे, फोटोसिंथेसिस के बाकी के रिएक्शन चलेंगे और इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है बेटा, तो हमने 4 एलिमेंट यहां पर पढ़े, आगे बढ़ते जाएं। जब हम मैंगनीज की बात बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे जिंक पर। हमारे पास जो अगला एलिमेंट आएगा वो कौन आएगा? जिंक। ये जो जिंक नाम का एलिमेंट है इसकी खास बात ये है कि Zn2+ के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, Zn2+ के फॉर्म में, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सिन सिंथेसिस रोल है। ऑक्सिन के सिंथेसिस में इसकी जो आप कह सकते हैं कि जो भूमिका है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिन सिंथेसिस जिंक के थ्रू होगा, तो ये चीज एक ध्यान रहे। ऐसे ही अगर हम जिंक के बाद आगे बढ़े कॉपर पे, तो हम ये भी ध्यान रखेंगे Cu2+ के फॉर्म में रिडॉक्स रिएक्शन में रोल है। रिडॉक्स रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइमों का एक्टिवेशन रोल है। ऐसे ही अगर आप बोरॉन के बारे में बढ़ें, बोरॉन के बारे में आप बढ़ें तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि BO3 2- के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, और बोरॉन का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो ये सब है। पॉलन का जर्मिनेशन कराना, इसके बिना पॉलन जर्मिनेट नहीं हो सकता। पॉलन जर्मिनेशन के साथ साथ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में पी प्रोटीन का फॉर्मेशन करना इसी के कंट्रोल में है। अगर आप बोरॉन के साथ और भी बातें करें, सेल इलॉन्गेशन करना, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको बोरॉन में याद रखनी चाहिए। और उसके बाद बारी आती है मोलिब्डेनम की। मोलिब्डेनम की MoO2 के फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है, और नाइट्रोजिनेज का एक्टिवेशन, नाइट्रोजिनेज एक्टिवेशन मींस N2 फिक्सेशन। आपको याद है कि नाइट्रोजिनेज का रोल नाइट्रेट रिडक्टेज के साथ भी है, तो उसका एक्टिवेशन कौन करता है? मोलिब्डेनम। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन का। क्लोरीन का रोल Cl- के फॉर्म में अब्सॉर्बेबल है ये, और ध्यान रहे कि एनायन कैटायन बैलेंस इसका भी रोल है, एनायन कैटायन बैलेंस, और उसके साथ O2 एवोल्यूशन करना। फोटोलिसिस में O2 एवोल्यूशन के दौरान की जो इवेंट है वो क्लोरीन के कंट्रोल में फिलहाल चलती रहती है। ठीक है बेटा, ये जो एलिमेंट्स हैं उनके रोल अगर हम देखें तो इस तरीके से पूरे होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनके अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग रोल होते हैं। हमने ध्यान रखा है कि अगर हम इन एलिमेंट्स के इन रोल्स की बात कर रहे हैं तो जब ये एलिमेंट नहीं होंगे तो उनका ये रोल भी नहीं होगा। अगर एलिमेंट नहीं है तो रोल नहीं है, तो वो कैसे प्लांट एक्सप्रेस करेगा, हमारा अगला डिस्कशन इस बात पर है। तो हम बात करने आ रहे हैं डेफिशिएंसी सिम्पटम्स पर। हम किस पर बात करेंगे? डेफिशिएंसी सिम्पटम्स पर। यहां मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इन सिम्पटम्स को ही हम हंगर साइन कहते हैं। व्हाट वी कॉल हंगर साइन। भूख का एक रिप्रेजेंटेशन है, उस एलिमेंट की कमी का एक सिम्पटम है जिसे हम डेफिशिएंसी सिम्पटम या हंगर साइन कहते हैं।
एनसीईआरटी में इस पर बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर्ड है। उसमें वो ये कहते हैं कि एक तो आपको जानना चाहिए कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या, क्रिटिकल कंसंट्रेशन एक्चुअल में क्या होता है। ये वो कंसंट्रेशन है या उस एलिमेंट की वो मात्रा है जहां तक पहुंचने के बाद उसके नीचे जाने पर ही सिम्पटम अपीयर होगा। यानी थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन, मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन बिलो विच, जिसके नीचे जाने पर ही, बिलो विच सिम्पटम अपीयर्स, जिसके नीचे जाने पर ही सिम्पटम अपीयर होता है। अगर आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन में है या उस तक हैं तो भी सिम्पटम अपीयर नहीं होगा। सो अगर सिम्पटम अपीयर हो रहा है इसका मतलब है कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम हो चुकी है उस चीज की। यहां एनसीईआरटी में एक बात बड़ी अच्छी लिखी हुई है कि इट डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी। ये बात एक्चुअल में इस बात पर डिपेंड करती है कि एलिमेंट्स मोबाइल है कि इमोबाइल है। सो लेट अस अंडरस्टूड दिस। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मोबाइल और दूसरे होते हैं इमोबाइल। एक होते हैं मोबाइल और दूसरे क्या होते हैं बेटा, इमोबाइल। जो मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं अगर हम देखें तो उनकी खास बात यह है कि दे टुक कंडक्शन सिस्टम, ये कंडक्शन सिस्टम को पकड़कर उसके रास्ते चल देते हैं, और जो इमोबाइल हैं वो कंडक्शन सिस्टम को नहीं रिसीव करते, दे डिड नॉट टेक कंडक्शन सिस्टम, यानी ये कंडक्शन सिस्टम से कोई मतलब नहीं रखते। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा बेटा वो समझिए जरा। अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल एलिमेंट्स की, कंडक्शन सिस्टम को इन्होंने ले लिया है तो इसका मतलब कलेक्टेड एट टिप, ये जा करके जो एक्टिवली ग्रोइंग पार्ट है, जो यंग पार्ट है, टिप है, उस पर जाकर कलेक्ट हो जाते हैं। जबकि ये कलेक्टेड एट बेस, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि टिप मतलब, अगर आपको याद है तो टिप का मतलब होता है डिस्टल और बेस का मतलब क्या होता है यहां, प्रॉक्सिमल। समझ आ रही बात। तो अगर आप मोबाइल एलिमेंट्स को देखें तो ये कलेक्ट कहां हो रहे हैं, टिप पर। तो डेफिशिएंसी फर्स्ट अपीयर इन टिप पर कलेक्ट है तो वहां ज्यादा कंसंट्रेशन है, लेकिन डेफिशिएंसी पहले अपीयर होगी ओल्डर पार्ट में, क्योंकि वहां तो पहले से ही कमी थी तो वहां पर डेफिशिएंसी पहले अपीयर हो जाएगी। जबकि इनका अगर आप देखें तो हमने कहा डेफिशिएंसी फर्स्ट अपीयर इन यंगर पार्ट, इनकी डेफिशिएंसी टिप्स पर पहले अपीयर होगी, यंगर पार्ट्स में पहले अपीयर हुआ करेगी। आप थोड़े एग्जांपल्स भी जरूर रखें अपने पास। नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे एलिमेंट्स मोबाइल की कैटेगरी में हैं, जबकि अगर आप ये मोबाइल कैटेगरी की बात करें तो कैल्शियम, बोरॉन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स हैं। सल्फर के साथ एक क्राइटेरिया ये भी है बेटा, ध्यान रहे, यहां मैं स्टार बना रहा हूं कि ये ओल्डर प्लांट टिश्यू में इमोबाइल रहता है, लेकिन जब लीफ गिरने लगती है तो ये वहां से मोबाइल होकर के फिर वापस अलग अलग पार्ट में चला जाता है। तो कुछ किताबों में इसे मोबाइल और इमोबाइल दोनों के बीच की कैटेगरी ही कहा गया है। तो ये चीज आप जरूर यहां पर ध्यान रखेंगे। एज पर एनसीईआरटी कंटेंट, इन सब चीजों के बाद जो लिखा हुआ है वो एक रिकॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए। यानी यह ध्यान रखें कि 4 कैटेगरीज ऑफ सिम्पटम्स, डेफिशिएंसी सिम्पटम्स की 4 कैटेगरीज होती हैं। पहला क्लोरोसिस, आप जानते हैं कि इसे हम
क्लोरोफिल लॉस कहते हैं, वेन क्लियरिंग होता है, अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट जिनसे क्लोरोसिस होगी वो ये सब है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मोलिब्डेनम, मैंगनीज और जिंक। ये वो एलिमेंट्स हैं जिनकी कमी से क्लोरोसिस होगी, एनसीईआरटी में है, आप उसे याद करेंगे। दूसरे नंबर पे ये वो एलिमेंट्स हैं जिनसे नेक्रोसिस होती है। आप जानते हैं नेक्रोसिस क्या होता है? टिश्यू डिग्रेडेशन, टिश्यू डिग्रेड होना, डैमेज होना ही नेक्रोसिस है। इसके जो 4 एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है लिखे हैं एनसीईआरटी में, वो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है और पोटेशियम है। तीसरे नंबर पर बारी आती है, जो अगर इस सीरीज में देखें तो वो एलिमेंट्स जिनसे हम कहते हैं कि सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाए। स्टंटेड ग्रोथ लिखा है एनसीईआरटी में, स्टंटेड ग्रोथ या कह सकते हैं कि सेल डिवीजन इनहिबिशन, किसी भी तरीके से सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाए तो ग्रोथ रुक जाएगी, स्टंटेड ग्रोथ। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स हैं उनके बारे में अगर आप बात करें तो वो ये 4 हैं बेटा, NKS और MO, मोलिब्डेनम। और सबसे लास्ट में ये वो एलिमेंट्स हैं जो डिलेड फ्लावरिंग करते हैं। डिलेड फ्लावरिंग से मेरा मतलब है कि अगर फ्लावरिंग डिले हुई तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, तो सीड सेटिंग में प्रॉब्लम होगी। और जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो है नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। ठीक है, सो these are the elements required in this series. At the end of today's discussion, I am going to explain a basic thing is which is very important, and that is toxicity of elements. Toxicity of elements. Let me tell you one thing very important, that जहां डेफिशिएंसी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं या प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां टॉक्सिसिटी भी इश्यू है। अगर एलिमेंट की कंसंट्रेशन एक सर्टेन लेवल तक बढ़ गई तो वो एलिमेंट टॉक्सिक भी हो जाता है। मैं पहले बोल चुका हूं कि जनरली माइक्रो एलिमेंट टॉक्सिक होते हैं, जनरली माइक्रो एलिमेंट्स टर्न टॉक्सिक, जनरली माइक्रो एलिमेंट टर्न टॉक्सिक। ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि बेसिस क्या है टॉक्सिसिटी का, क्यों टॉक्सिस होते हैं कोई एलिमेंट। कोई एलिमेंट है तो फर्दर टॉक्सिक क्या हो जाता है, तो आप जानते हैं कि इंटरकनेक्टेड मेटाबॉलिज्म है। देयर इज इंटरकनेक्टेड मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, एनिमल्स एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स। सो व्हाट आई मेंट टू से इज, अगर इंटरकनेक्टेड मेटाबॉलिज्म है तो जैसे ही एक एलिमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो दूसरे को इनहिबिट करेगा। सो उसी को लेकर के हम टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं। टॉक्सिसिटी की मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूं। कंसंट्रेशन एट विच, ये वो कंसंट्रेशन है एट विच ड्राई मैटर या ड्राई वेट ऑफ प्लांट रिड्यूस्ड बाय 10%। डेफिनेशन याद कीजिए, वो मिनिमम कंसंट्रेशन जितना पहुंचने पर प्लांट के ड्राई वेट में 10% की कमी आ जाए, घट जाए, रिड्यूस्ड लिखा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, टॉक्सिसिटी। एनसीईआरटी में जो बेस्ट एग्जांपल टॉक्सिसिटी का दिया है वो लिखा है मैंगनीज टॉक्सिसिटी, मैंगनीज टॉक्सिसिटी। बड़े सिंपल बातों में ये चीज फेमस है कि अगर मैंगनीज की टॉक्सिसिटी होती है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। लिखा है, ध्यान देने वाली बात, कि मैंगनीज compete with magnesium and iron for absorption। मतलब अगर मैंगनीज ज्यादा बढ़ा कंसंट्रेशन में तो मैग्नीशियम को और आयरन को अब्सॉर्ब नहीं होने देगा। ये इंपॉर्टेंट बात। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अनदर, दैट मैंगनीज
inhibit calcium translocation. So this is very simple to understand that कि मैग्नीज अगर बढ़ा है, सी अगर मैग्नीज की कंसेंट्रेशन आपने बढ़ाई तो ध्यान रहे कि मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम की कंसेंट्रेशन घट जाएगी. सो एक की अगर बढ़ी चीज, कंसेंट्रेशन बढ़ी, तो 3 की कमी हो रही है कि नहीं? कमी होगी तो इंपैक्ट तो पड़ेगा ही. सो दिस इज द बेसिस ऑफ टॉक्सिसिटी. एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इनहिबिट कर देता है, ये आज हम उस चीज पर समझ गए थे. द सिंपल डिस्कशन कैन ऑल्सो बी कंप्लीटेड. absorption of mineral. सी absorption of minerals. ये जो मिनरल्स अब्सॉर्ब होते हैं बेटा, इनके क्या क्राइटेरिया है? अगर आपको सिंप्लीफाई करके समझाऊं तो जैसे ये रूट है, ये रूट है, ये उसका एक रूट हेयर है, ठीक है, ये रूट है और एक ये रूट हेयर है. मैं थोड़ा थिक बनाया है टू मेक यू मोर क्लियर. इसके अंदर एक इसका आप देख रहे होंगे, सबसे बाहर सेल वॉल है तो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. दिस इज रूट, दिस इज रूट हेयर. सो try to make it clear that element first transported from this to this place by crossing cell wall. Only cell wall can be crossed. उसके बाद ये एलिमेंट यहां से निकलेगा और अंदर चला जाएगा, यहां पहुंच जाएगा. सो मैंने आपको 2 स्टेजेस बताई. एक स्टेज पहले बताई है ये, और दूसरी स्टेज बताई है ये. यानी पहली फेज, इनिशियल फेज, अब्जॉर्प्शन के 2 फेजेस हैं बेटा. एक इनिशियल फेज है और दूसरे का नाम मेटाबॉलिक फेज है. इनिशियल फेज और मेटाबॉलिक फेज. अगर आप इनिशियल फेज की बात करें तो हमने कहा है यहां कि सेल वॉल क्रॉस होती है, सेल वॉल क्रॉस्ड. फिर जब हम यहां पहुंचे तो हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस्ड. अब आप खुद जानते हैं कि सेल वॉल एक डेड स्ट्रक्चर है, तो जब सेल वॉल क्रॉस हुई तो हमने नाम रखा एपोप्लास्टिक. कैसा कंडीशन? एपोप्लास्टिक, आप जानते हैं. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो लिविंग है, तो हमने इसका नाम रखा है सिम्प्लास्टिक. हमने इसका नाम रखा है सिम्प्लास्टिक. जो एपोप्लास्टिक है वो फास्ट होगा और पैसिव होगा, बिना किसी एटीपी के, विदाउट एटीपी. इसमें एटीपी कंज्यूम नहीं होगी. लेकिन जो सिम्प्लास्टिक होगा वो एक्टिव होगा और बाय एटीपी कंजम्पशन होगा. क्लियर है बेटा? तो इन दोनों स्टेजेस, जहां एक बार इनिशियल फेज बाहर से पेरीप्लाज्मिक स्पेस तक, यहां पर मैं लिख देता हूं इनिशियल फेज के साथ, फ्रॉम सॉइल टू पेरीप्लाज्मिक स्पेस, और यहां मैं कह रहा हूं फ्रॉम पेरीप्लाज्मिक स्पेस टू साइटोप्लाज्म. क्लियर? ये 2 तरह के स्टेजेस में हम मिनरल अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं. अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल आप दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जनरली एक्टिव होता है, लेकिन रेयरली पैसिव भी होता है. रेयरली पैसिव भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है. एक तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए. अगर आप अब्जॉर्प्शन की बात करें तो मिनरल का अंदर आना अंदर आना इनफ्लक्स कहलाता है और बाहर जाना एफ्लक्स कहलाता है. इनफ्लक्स इज इनवर्ड फ्लो. क्लियर है बेटा? एंड एफ्लक्स इज आउटवर्ड फ्लो. ठीक है, आज हम इतना करते हैं इसे. फिर हम अपने अगले सेक्शन में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करके ये चैप्टर खत्म करेंगे. थैंक यू.